जॉश विडॉन, जो कि मार्वल यूनिवर्स के टॉप डायरेक्टर्स की लिस्ट में से एक हैं, जिन्होंने साल 2012 की दी अवेंजर्स, साल 2015 की अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन बनाई। पर जब दो अवेंजर्स की फिल्में बना चुके थे, तब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर क्यों नहीं बनाई? एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही कुछ इन्फिनिटी वॉर जैसे मतलब 6 स्टोन्स के बारे में ही अच्छे से पता चला था। एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद उन्होंने अपने कदम पीछे क्यों ले लिए? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठाकुर एंटरटेनमेंट में, जिस पर आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्यों जॉश विडॉन ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर डायरेक्ट नहीं की। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करने की। इससे होगा ये कि मेरा काम करने का मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं आपके लिए कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पाऊँगा। और शेयर करने की तो वो तो बनता ही है यार, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स को भी बांट सकते हो। इससे होगा ये कि आप दोनों की नॉलेज बढ़ेगी। और तीसरी बात, सब्सक्राइब। तो यार ये देखो, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक पॉलिसी है। एक्चुअल में यूट्यूब का एक पॉलिसी है, अगर आप वीडियोस देख रहे हो, चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वीडियो पर बढ़ते हैं। इंट्रो वैसे ही हो चुका है, तो अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो टाइटल को लेकर, जो कि है जॉश विडॉन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर क्यों नहीं बना पाए। अब देखो, जॉश विडॉन काफ़ी अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और ये बस एक डायरेक्टर ही नहीं बल्कि एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट, एक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमेटोग्राफर भी हैं। आसान नहीं होता इतना सब कुछ एक ही साथ एक ही टाइम पर कर लेना। तो वैसे देखो, बस इसलिए लोग तो इनको फ़िलहाल के लिए लोग बस इसीलिए जानते हैं कि इन्होंने 2012 की अवेंजर्स और 2015 की अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन बनाई है। अगर आपको भी सिर्फ इतना ही लगता है तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा कम जानते हो जॉश विडॉन के बारे में। जी हाँ, अगर आप चाहो तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जॉश विडॉन की बातें करूंगा। तो मतलब एक्चुअल में एक हिसाब से बायोग्राफी टाइप वो वीडियो होगी। तो अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो क्या पता मैं बहुत जल्द वो वीडियो बना भी दूँ। तो अगर आपको चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के बारे में कि जॉश विडॉन ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर क्यों नहीं बनाई। तो देखो, वैसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस जनाब से नफरत करती है। अब ऐसा इसीलिए है कि कभी कभी इनका बिहेवियर सेट पे अच्छा नहीं होता। और एक बात है, जो लोग हेट करते हैं जॉश विडॉन को बस इसीलिए कि इन्होंने जस्टिस लीग बनाई। मतलब हद है यार, कुछ भी। देखो, जस्टिस लीग एक अलग वीडियो बनती है जिस पे काम चल रहा है। उस वीडियो की स्क्रिप्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बस उस पे काम चल रहा है, वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे जॉश विडॉन के काम पर। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो में मतलब डायरेक्टर की बात क्यों कर रहा हूँ मैं एक्चुअल में। तो ऐसा, ये पहली वीडियो नहीं है जिसमें मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने जैक स्नाइडर की एक्समैन और जेम्स कैमरन की स्पाइडरमैन क्यों नहीं बन पाई, वो मूवीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ था। आप वो भी जाके देख सकते हो। तो देखो, ये डायरेक्टर तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनके जो बिहेवियर्स होते हैं कभी कभी सेट पर अच्छे नहीं होते हैं, और ये बात सच है। अब ऐसा नहीं है कि मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ, है ना, और ना ही मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है मैं भी वही बता सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो, पूरी फिल्म इंडस्ट्री मानती है कि जॉश विडॉन काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है एक्टर्स और आर्टिस्ट को लेके। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि जॉश विडॉन अवेंजर्स इन्फिनिटी वो डायरेक्ट नहीं करना चाहते थे। इवन वो अवेंजर्स और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन डायरेक्ट पहले ही कर चुके थे। तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में क्या प्रॉब्लम होगी जो वो नहीं बना पाए? तो देखो, मार्वल चाहता तो जॉश विडॉन को अवेंजर्स का तीसरा पार्ट यानी कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर बनाने को दे सकता था, पर ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि जॉश विडॉन ने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद ही ये बोल दिया था कि उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया गया था मार्वल के तरफ से। और दूसरा बड़ा प्रेशर था इतनी बड़ी स्टारकास्ट एक ही फिल्म के अंदर मैनेज कर लेना। तो देखो, उन्होंने 2 बड़ी फिल्म यानी कि अवेंजर्स की 2 पार्ट को बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया, और लोगों को वो फिल्में पसंद भी आई। लेकिन वो बात अलग है कि वो फिल्में मतलब उतने बड़े स्केल पे मतलब कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे उन मूवीज़ के। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इतना अच्छा काम करने के बावजूद ये सब कर लेना मतलब इतना आसान तो नहीं होता। तो साल 2019 में मार्वल स्टूडियोज़ ने अपनी 11 साल की स्टोरी लाइन को कंप्लीट करने की कोशिश करी,
जिसका नाम उन्होंने रखा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। वैसे अवेंजर्स एंड गेम में पूरी स्टोरी लाइन कंप्लीट करके रखी गई थी, लेकिन अगर आप देखा जाए तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम की स्टोरी कनेक्टेड थी। तो इसको हम लोग इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लेकिन स्टोरी लाइन वही चल रही है। यानी कि साल 2019 में फाइनली अवेंजर्स एंड गेम रिलीज़ हुई, और अब ये बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है क्योंकि इसको 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। साल 2018 में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को रिलीज़ किया गया था, और वहीं अच्छे तरीके से और साल 2018 की ही फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें सबसे पहली बार बहुत ही अच्छे से मिलाया गया मैड टाइटन थैनोस से। जी हाँ, ये वही किरदार है जिसको हमने साल 2012 में जॉश विडॉन की ही दी अवेंजर्स फिल्म के पोस्ट क्रेडिट में देखा था। इसके बाद हमें वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में भी एक छोटा सा किरदार निभाता हुआ नजर आया, लेकिन साल 2018 की अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसका मकसद हमें साफ साफ पता चल गया, जिसका इरादा बिल्कुल साफ साफ था। 6 मनियाँ हैं, उनको इकट्ठा करना है, एक गॉन्टलेट बना के स्नैप करना है, दुनिया की यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म करना है। और ये बात अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और दी अवेंजर्स मूवी से ही थोड़ी बहुत पता चल रही थी। और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन दोनों ही फिल्में जो हैं जॉश विडॉन ने बनाई थी, और कहानी, और ऐसा नहीं है कि मार्वल बहुत साल पहले से ही इस स्टोरी पर काम कर रहा था। यानी कि जब अवेंजर्स की मूवी जो आई थी 2012 में, एक्चुअल में उसकी कहानी लिखने के लिए उन्होंने साल 2005 से ही कहानी लिखना शुरू कर दिया था, तब जाके अवेंजर्स 2012 में रिलीज़ हो पाई। इवन 2008 के पहले तक कोई भी ऑडियंस रेडी नहीं थी अवेंजर्स जैसी मूवी को देखने के लिए। यानी कि अगर मार्वल स्टूडियोज़ ने ऐसा पूछा भी होता कि अगर हम एक अवेंजर्स मूवी बनाएंगे तो आप लोग क्या जाकर देखोगे, तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन सब बदल गया 2008 की आयरन मैन से। उसके बाद मानो मार्वल ने एक नया पीक पकड़ा, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। तो अब तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मार्वल ऐसे ही कोई मतलब नई सीरीज़ या फिर मूवीज़ ऐसे ही जगह पे प्लान नहीं कर देता है, उसके लिए बहुत सालों की प्लानिंग लगती है। अब आपका मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का। तो जब मार्वल ने अनाउंस किया कि वो कैप्टन अमेरिका पे एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो सबको यही लगा कि ये एक फ़िल्म होगी और इसमें भी हमें क्रिस इवांस एज कैप्टन अमेरिका नज़र आएंगे। बट जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर रिलीज़ हुई थी, उसके बाद सैम विल्सन और बकी का जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाया गया था उस फिल्म के अंदर, और मार्वल ने तभी ही प्लान कर लिया था कि सैम विल्सन और बकी को हम लोग एक सीरीज़ देंगे जिसमें हम लोग फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बैक स्टोरी बताएंगे। वैसे ऑलरेडी बकी की बैक स्टोरी हम सभी को पता थी, बट सैम का जो बैक स्टोरी था इस सीरीज़ में कवर अप किया गया। तो मार्वल ने 2016 से ही फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का प्लान करके रखा हुआ था, और वांडा विजन का प्लान भी रिसेंटली ही नहीं हुआ, बल्कि वो भी 2015 से ही प्लानिंग चल रही थी। बट उस टाइम पर ये प्रोजेक्ट एक्समैन बनाने वाले थे, यानी कि जो फॉक्स वाले हैं एक्चुअल में वो वांडा विजन पे सीरीज़ बनाने वाले थे, लेकिन उनसे मार्वल ने राइट खरीद लिए कुछ म्यूटेंट्स के। तब जाके उन्होंने अवेंजर्स मूवी में क्विक सिल्वर और वांडा को दिखाया गया। एक्चुअल में वो लोग म्यूटेंट नाम का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते थे अपनी मूवीज़ में, इसीलिए उन्होंने उस वर्ड को यूज़ ही नहीं किया। तो अब आने वाले टाइम पे हम सभी को पता है कि एक्समैन के राइट वापस आ चुके हैं, तो बहुत जल्द हमें एक्समैन पे भी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को पता चल गया हो कि मार्वल जगह पे कुछ प्लान नहीं करता है, वो जो भी करता है काफ़ी टाइम पहले से सोच समझ के करता है। और ये बात मानना ठीक नहीं होगी कि मतलब मार्वल ने इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी भी बस 2-3 साल पहले ही सोची होगी। नहीं भाई, बहुत टाइम लगा है उनको ये सब सोचने में, ये सब क्रिएट करने में। तो जब दी अवेंजर्स और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन बनी भी नहीं थी, यानी कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जब रिलीज़ भी नहीं हुई थी, तब से केविन फाइगी ने सोच के रखा था कि अवेंजर्स का तीसरा पार्ट आएगा जिसमें हमें ये इतनी बड़ी स्टोरी दिखाई जानी है। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हमें ये बताया जाता है कि विडॉन साहब और केविन फाइगी का जो विचारधारा थी वो मेल नहीं खा रही थी, यानी कि क्रिएटिव डिफरेंस। भाई ये क्रिएटिव डिफरेंस जो होता है ना, मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि 80% प्रोजेक्ट इसी क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से फेल हो जाते हैं, या कह लो बनते ही नहीं है। तो अगर आप अब इन सभी बातों पर आपके क्या राय हैं? क्या अगर स्टूडियो इन्फिनिटी वॉर जॉश विडॉन को दे देता तो कैसी होती पिक्चर? अब इसको जस्टिस लीग से कंपेयर मत कर लेना, जस्टिस लीग वो अलग ही केस है यार। मतलब वो एक उस पर तो
जस्टिस लीग मूवी बनने का जो जो ड्रामा है उसमें खुद एक मूवी बन सकती है, तो उसकी बात तो नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर जॉस व्हेडन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम डायरेक्ट करते जैसा कि उन्होंने अवेंजर्स और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन डायरेक्ट करी, तो कैसी होती वो मूवीज़? और क्या आप लोग पैसे देके वो सिनेमाघरों में देखने जाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इससे पहले मैंने और 2 कैंसिल मूवीज़ के बारे में बताया आपको इस वीडियो के अंदर, उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे। मेरे सारे सोशल मीडियाज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।